दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको MP सिविल जज का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मई 2022 को उसके क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आप अगर सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से दोस्तों आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि MP सिविल जज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के एग्जाम में। दोस्तों, इसका एक पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए हमारी प्लेलिस्ट में, और मैं उस वीडियो की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से। इससे 6 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से। इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने जो ऐसे भंग से पीड़ित है भंग करने वाले पक्षकार को ... दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं दे सकता। दोस्तों, इसका जो सही ऑब्जेक्ट था 30 दिन, यानी कि 30 दिन इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया था 42 नंबर का क्वेश्चन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 का अवलंबन किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए थे। पहला ऑब्जेक्ट कहता है जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। दूसरा, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो। तीसरा, जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से सदोषतः अंतरित कराया गया हो। और चौथा कहता है जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो, और जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से सदोषतः अंतरित कराया गया हो। इसलिए जो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों धारा 8 में से पूछा गया था, जो बात करती है कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते अभिहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को पारित करने का दायित्व है। दोस्तों, इस धारा को आपको लिख लेना है, धारा 8 को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इससे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 43 निम्नलिखित में से कौन सी शर्त विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे। पहला ऑब्जेक्ट कहता है प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। दूसरा, वस्तु जंगम संपत्ति होना चाहिए, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए संपत्ति। वादी वस्तु के तुरंत अधिपत्य का हकदार होना चाहिए। चौथा, वस्तु प्रतिवादी के अधिपत्य या नियंत्रण में होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन होगा, प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए।
यानी कि जो प्रतिवादी है वह संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 44वां, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37 के अधीन एक अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है, यानी कि अस्थायी व्यादेश कब पारित किया जा सकता है? धारा 37 के अनुसार। धारा 37 अस्थायी व्यादेश के बारे में बात करती है। यह क्वेश्चन दोस्तों धारा 37 की उपधारा 1 से पूछा गया था। पहला ऑब्जेक्ट कहता है वाद प्रश्नों के स्थिरीकरण के पश्चात, दूसरा वादी की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व तक, तीसरा प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व। यह तीनों गलत है। जो चौथा ऑब्जेक्ट है वाद के किसी भी प्रक्रम पर, यह बिल्कुल सही है। धारा 37 की उपधारा 1 से यह पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद अगला आता है 45वां, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्भिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी बात का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार थे 3 माह, 6 माह, 12 माह, 24 माह। इसका जो सही आंसर था सी ऑप्शन था 12 माह। यह क्वेश्चन दोस्तों धारा 20 की उपधारा 6 जो बात करती है वादों का शीघ्र निपटारा समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। दोस्तों 12 माह दिया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया था 46 नंबर का क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2018 द्वारा कौन सा नया उपचार जोड़ा गया? यानी कि सन 2018 में संशोधन किया गया था। 19 सितंबर 2018 को यह संशोधन किया गया था। तो कौन से शब्द जोड़े गए? व्यादेश तो जोड़ा नहीं गया, प्रतिस्थापित पालन यही शब्द जोड़ा गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह धारा 10 से पूछा गया था। इसके बाद अगला आता है 47 नंबर का क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा लेक्स नॉन कोजिट एंड इम्पोसिबिलिया के सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार थे। पहला ऑब्जेक्ट कहता है धारा 4। धारा 4 बात करती है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। इन सभी को दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धारा 5 कहती है विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। धारा 14 कहती है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन। और धारा 15 कहती है कुल अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। जो इसका सही ऑप्शन है धारा 4 बिल्कुल सही होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 48 नंबर का क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नवीन समायोजित प्रतिवादी के विरुद्ध कब वाद को संसित होना माना जाएगा? इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। दावा संसित किए जाने की दिनांक से, बी ऑप्शन कहता है प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से, जिस दिनांक से प्रतिवादी को समायोजित किया गया है। दोस्तों यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिस दिनांक से प्रतिवादी को समायोजित किया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों धारा
21 की उपधारा 1 से पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर का। परिसीमा अधिनियम 1963 किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां वादी परिसीमा की अंतिम तिथि पर प्रतिवादी पर सीपीसी की धारा 80 के अधीन नोटिस तामील करता है और 2 माह अवसान के पूर्व बाद दाखिल करता है, जिसे सीपीसी की धारा 80(2) के प्रावधानों की दृष्टि में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वादी इस धारा के अधीन उस अवधि को अपवर्जित करने का हकदार होगा। इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन होगा। भारत संघ बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 50 नंबर का क्वेश्चन, जो बात करता है परिसीमा अधिनियम 1963 यानी कि लिमिटेशन एक्ट के बारे में। 1963 की धारा 4 के अनुसार उपबंध किया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों धारा 4 के स्पष्टीकरण से पूछा गया था। इसके 4 ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए गए थे। न्यायालय को संपूर्ण कार्य दिवस के लिए बंद होना चाहिए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहता है कि न्यायालय को संपूर्ण कार्य दिवस के लिए बंद होना चाहिए। बी ऑप्शन कहता है न्यायालय यदि संपूर्ण दिवस के लिए बंद नहीं है लेकिन आधे दिन के लिए बंद हो। सी ऑप्शन कहता है न्यायालय इस धारा के अर्थ में उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद हो। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 51 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम यानी कि एकोमोडेशन एक्ट 1961 से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एकोमोडेशन एक्ट 1961 से। इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1)(a) के अंतर्गत बेदखली का आधार उस तारीख को उत्पन्न होता है जबकि भाड़े के बकाया के लिए मांग की सूचना भूस्वामी द्वारा किराएदार पर विहित रीति से तामील की गई हो। दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार थे, कितने माह के भीतर तामील की गई हो। यह ऑब्जेक्ट धारा 12(a) से पूछा गया था, जो बात करता है 2 माह के भीतर भाड़े का संदाय किया जाना या निवृत्त किया जाना। 2 माह की बात करता है धारा 12(a). दोस्तों 1 माह तो हो नहीं सकता, ना 3 माह हो सकता है, 2 माह है। इसमें 15 दिवस है, 15 दिन भी नहीं हो सकता। इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, 2 माह की बात करता है। इसके बाद अगला पूछा गया था 52वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम ए, मकान मालिक की दुकान उज्जैन शहर में है, बी, इस दुकान में 11 वर्ष से किराएदार है, उसके विरुद्ध न्यायालय ने निष्कासन की डिक्री पारित की है। मकान मालिक को क्या प्रतिकर देना होगा? हाँ, प्रतिकर देना होगा। यह धारा 12 की उपधारा 12(6)(b) 12(6)(b) से पूछा गया था। उसमें लिखा है 10 वर्ष या इससे अधिक, 10 यानी कि इससे अधिक 11 वर्ष है। अभिदेती की दशा में वार्षिक मानक भाड़े के दुगने के बराबर रकम देनी होगी और अन्य दशा में मानक भाड़े के बराबर रकम देनी पड़ेगी। दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है, अन्य दशा में वार्षिक मानक भाड़े के बराबर होगा। इसलिए जो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा।
वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दोगुने के बराबर रकम देनी होगी। बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है 53वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़े पर दिए गए स्थान की आवश्यक आपूर्ति जिसका उपयोग किराएदार द्वारा किया जा रहा था वो मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया है। उक्त आवश्यक आपूर्ति को पुनः आरंभ किए जाने हेतु कौन आदेश करेगा? इसके 4 ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए थे। कौन आदेश करेगा? कलेक्टर तो आदेश कर नहीं सकता, न सिविल न्यायालय आदेश करेगा। RCA यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी 2F में इसकी परिभाषा दी गई है RCA की। इसलिए इसका जो C ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 54वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23D(3) के अधीन उपधारणा निम्न के पक्ष में होती है। भूस्वामी के पक्ष में उपधारणा होती है। इसका C ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 55वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित अभिधारी में शामिल नहीं है। अभिधारी की परिभाषा 2I में परिभाषित किया गया है। अभिधारी को अभिधारी के अंतर्गत कौन शामिल नहीं किया गया है? जिसकी ओर से किसी स्थान का भाड़ा तय हो, जो स्थान का अधिभोग उप अभिधारी की हैसियत में रखता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी अभिधति का प्रवासन यानी कि समाप्ति हो जाने के पश्चात स्थान पर यानी कि स्थान पर उसका कब्जा है। और डी ऑप्शन कहता है अभिधारी के कुटुंब का सदस्य नहीं है, जो बिल्कुल सही है। धारा 2 अभिधारी की बात करता है, कुटुंब के सदस्य को धारा 2E में परिभाषित किया गया है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 56वां, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यानी कि MPLRC 1959 से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कालावधि है। दोस्तों जो कालावधि है कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने की वह 45 दिन की है। इसे धारा 47 में बताया गया है अपीलों की परिसीमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 57वां, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ऐसी भूमि या जल जो कि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ना हो या उसके द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित ना हो में किसी ग्राम की रूढ़ियों को उपखंड अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित करते हुए बनाया गया अभिलेख कहलाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, वाजिब उल अज। इसे धारा 242 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है। इसलिए आपको दोस्तों धारा 242 को बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार करना है, यानी कि उसको देखना है। और निस्तारक पत्र को धारा 234 में परिभाषित किया गया है। और दाखिल खारिज एक मौजूदा मालिक से नए मालिक के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण है। इसका सी ऑप्शन सही है, वाजिब उल अज। इसके बाद अगला पूछा गया था 58 नंबर का, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों के संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन में या किसी निवास गृह में किसी घेरा लगे हुए प्रांगण में उद्यान में किसकी सम्मति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। इसका 4 ऑब्जेक्ट दिए गए थे। पहला कलेक्टर की आदेश, तहसीलदार,
इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसके अधिभोगी की जब तक अनुमति नहीं होगी वह प्रवेश नहीं कर सकता पटवारी। इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता वाजिब उल अज के अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यतीत कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपांतरित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संसित कर सकेगा। वाजिब उल अज की परिभाषा धारा 242 में दी गई है। इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार थे, अभिलेख के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर, अभिलेख के प्रकाशन की 1 वर्ष के अंदर, जो बिल्कुल सही है, 1 वर्ष के अंदर धारा 242 की उपधारा 3 में 1 वर्ष के भीतर संसित किया जाएगा। 1 वर्ष 242 की उपधारा 3 के अंतर्गत 1 वर्ष के अंदर बाद संसित किया जाएगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 60वां, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कब प्रभावशील है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 15 सितंबर 1959 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। और मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 सितंबर 1959 को इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी के जन्मदिन पर इसे प्रभावशील कहा गया, यानी कि इसे प्रभावशील मिलाया गया 2 अक्टूबर 1959, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 61वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से 15 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। इसमें 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस विस्तारित नहीं किया जा सकता, किस तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर था ए ऑप्शन था, दुष्प्रदेशन और असम्यक असर। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए ऑब्जेक्ट। कपट द्वारा नहीं किया जा सकता, दुसंधि, इसमें नहीं शब्द आया है, किया जा सकता है कपट द्वारा, दुसंधि द्वारा भी किया जा सकता है, असम्यक असर द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 44 कहती है निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट, दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। दोस्तों यह दोनों शब्द आए हैं, इसलिए इसमें आप सम्यक असर नहीं आया, यही दोस्तों नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 62वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बाद सवाल दास विरुद्ध बिहार राज्य 1974 4 SCC 193 संबंधित है। इसका जो सही ऑब्जेक्ट था रेस जेस्टे, यानी कि धारा 6 में रेस जेस्टे के बारे में बताया गया है। धारा 6 कहती है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति। इसके बाद अगला पूछा गया था 63वां, कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक आरोपी जिसके खिलाफ धारा 302, धारा 304 भी भारतीय दंड संहिता के आरोप है, धारा 302 में आरोप मुक्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की अवधारणा है। दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए गए थे। पहला ऑब्जेक्ट कहता है स्वयं समाप्त हो जाएगी, स्वयं तो समाप्त होगी नहीं, समाप्त नहीं होगी। तीसरा सुसंगत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही ऑब्जेक्ट था दूसरा था। और धारा 113 भी बात करती है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा।
इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 64वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? धारा 23 कहती है सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होनी चाहिए। इसमें आपको आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है दोस्तों, यह तो सिविल मामलों से संबंधित है। और धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है, यह तो दोस्तों आपराधिक मामलों से संबंधित है। और धारा 53 दंडिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा सुसंगत है, यह भी आपराधिक मामलों से संबंधित है। और धारा 33 यानी कि धारा 133 से अपराधी, यह भी आपराधिक मामलों से संबंधित है। इसमें जो धारा 23 है, इसलिए इसका ऑप्शन 23 होगा, वह सिविल मामलों से संबंधित है। इसके बाद अगला पूछा गया था 65 नंबर का क्वेश्चन, धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। इसे धारा 45 से पूछा गया था। विशेषज्ञों की राय के बारे में बात करती है धारा 45। इसमें 4 ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए गए थे। हस्तलेख की अनन्यता के बारे में, उंगली चिन्हों की अनन्यता के बारे में, सी ऑप्शन हस्तलेख की अनन्यता के बारे में, उंगली चिन्हों की अनन्यता के बारे में। इसका जो सी ऑप्शन था बिल्कुल सही था। और डी ऑप्शन कहता है ना हस्तलेख की अनन्यता के बारे में और ना ही उंगली चिन्हों की अनन्यता के बारे में, यह तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, दोनों है 3 सही, इसलिए तीसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 66 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें आपको सही कथन बताना था। इसके 4 ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए गए थे। तथ्य में न केवल वस्तुओं की अवस्था अपितु मानसिक दशा भी सम्मिलित है। बी ऑप्शन कहता है न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। सी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज। डी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है। न्यायालय में मध्यस्थता सम्मिलित है, इसलिए इसका बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 67वां, धारा 33 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य सुसंगत नहीं है? धारा 33 बात करती है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता और पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिए गए थे, जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा हो, जब साक्ष्य की मृत्यु हो गई हो, जब साक्षी मिल नहीं पाता है, जब साक्षी देने के लिए असमर्थ है। जो इसका ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा है, यही बिल्कुल सही है। यह 3 बातें तो दोस्तों धारा 33 में बताई गई हैं, लेकिन जब साक्षी विदेश में निवास करता है उसके बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 68 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारित किया गया है। धारा 90A 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा करता है। दोस्तों यहाँ पर धारा 90A में
5 लिखा है, 5 वर्षीय पुराने, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, जो बात करता है 5 वर्ष के बारे में। इसके बाद अगला पूछा गया था 69वां भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्ट था इस प्रकार थे, प्रोबेट विषयक, प्रोबेट को धारा 41 में विवाह विषयक, दिवाला विषयक, राजस्व विषयक। इसका जो सही आंसर था राजस्व विषयक, डी ऑप्शन सही था। धारा 41 बात करती है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। यह तीनों तो धारा 41 में दिए गए हैं, लेकिन राजस्व विषयक धारा 41 में कहीं भी नहीं बताया गया है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 70 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज से अभिप्रेत है, यानी कि दस्तावेज से अभिप्रेत क्या है। इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे। पहला ऑप्शन कहता है मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, दूसरा कहता है उपसांकन, और तीसरा कहता है मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, और चौथा कहता है ये सभी। यह दोस्तों सभी दस्तावेज में बताए गए हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 71 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि देने वाली मौखिक साक्ष्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था 72 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। प्राथमिक साक्ष्य समझा जाएगा, अभिलेखीय साक्ष्य कि मौखिक साक्ष्य की द्वितीयक साक्ष्य। ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 73 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मृत्यु से पहले प्रथम सूचना पत्र लिखने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन है। मृत्युकालिक कथन को धारा 32 में परिभाषित किया गया है। मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता है, साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता, बिल्कुल गलत। मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, जो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 74 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम फिक्स्ड एंड शेयर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित है। धारा 6 बात करती है रजिस्ट्री के बारे में, यानी कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करती है धारा 6। और धारा 32 बात करती है मृत्युकालिक कथन के बारे में। इसमें 8 उपधारा दी गई हैं। और धारा 115 विबंध यानी कि स्टोपेल के बारे में बात करती है। धारा 167 साक्ष्य की अनुचित ग्रहण या आग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन होगा, धारा 115 विबंध। इसके बाद अगला पूछा गया था 75 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की उपधारा 5 सी के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा। इनमें से कौन सा एक
कथन पूर्ण है। इसका जो सही ऑप्शन था, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो, चाहे वह किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो, और तीसरा कहता है वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या मानवीय हस्तक्षेप सहित या मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 65B कहती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, और इसकी उपधारा 5C कहती है कि कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो या मानव मध्यक्षेप सहित भार रहित या किसी समुचित के माध्यम से हो। दोस्तों, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह 75 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 75 क्वेश्चन तक दोस्तों आज की इस वीडियो में बताया, सॉल्व करके हर ऑब्जेक्ट को दोस्तों इस वीडियो से क्लियर कर चुके हैं। आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका अगला भाग जल्द ही दोस्तों मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।